नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की रेगुलर वीडियोस पर हम इस समय वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। पर हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की रेगुलर वीडियोस जिस तरह से देते थे आपको उस तरह से प्रोवाइड करें। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को थैंक्स भी करना चाहूंगा कि जिस तरह से करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के वीडियोस पर आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जिससे हम वाकई में मोटिवेटेड हुए हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और पहली न्यूज देखते हैं, जो कि है वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट डेटा गति का मापन किया है। वैज्ञानिकों ने काफी तेज इंटरनेट डेटा गति हासिल की है, जो कि 1 सेकंड में कम से कम 1000 HD मूवीज को डाउनलोड करने के लिए सक्षम है। उन्होंने ये कर दिखाया है एकल ऑप्टिकल चिप का प्रयोग करते हुए। जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार नया नवाचार इंटरनेट बुनियादी ढांचे की मांग से जूझ रहे देशों की दूरसंचार क्षमता की तेजी से ट्रैक पर लाने में मदद करेगा, जिससे कम्युनिकेशन स्किल्स को और साथ ही साथ डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से पहुंचाया जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि यानी कि मेमोरी लॉस को रोकने के लिए नए तरीके का इजाद किया है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने उन विचारों पर काम किया है जो अल्जाइमर के कारण होने वाली अल्पकालिक स्मृति हानि यानी कि टेम्पररी मेमोरी लॉस को रोकने या कम करने में मदद कर सकते हैं। IIT गुवाहाटी टीम ने कल वोल्टेज वाले विद्युत क्षेत्र के आवेदन और मस्तिष्क में न्यूरोटॉक्सिक अणुओं के एकत्रीकरण को रोकने के लिए ट्रोजन पेप्टाइड्स के उपयोग जैसी दिलचस्प तरीके की सूचना दी है। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। सैमसंग इंडिया ने फेसबुक के साथ भागीदारी की। सैमसंग इंडिया ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों पर डिजिटल जाने के लिए ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए फेसबुक के साथ हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियां पहले से ही 800 से अधिक ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर स्थानीय सैमसंग खुदरा विक्रेताओं की उपस्थिति उपभोक्ताओं को अपने स्थानीय खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचने में मदद करेगी। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की तरफ, जो कि है ओपन स्काई संधि छोड़ेगा अमेरिका। अमेरिका ने अपने ओपन स्काई संधि को छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की है। अभी ओपन स्काई संधि क्या है? तो ये एक ऐसी संधि थी जिसमें सदस्य देश अपने प्रतिभागियों के पूरे क्षेत्र में निहत्थे हवाई निगरानी उड़ानें संचालित कर सकते थे, जिसके माध्यम से एयरफोर्स के द्वारा ये अपने प्रतिभागी देशों तक अपनी नजर बनाए रख सकते थे। संधि का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को सैन्य बलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में समान अवसर देकर आपसी समझ में और आत्मविश्वास में बढ़ावा करना था। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नायपाल सिंह का निधन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नायपाल सिंह का मई 2020 में निधन हो गया। वह बरेली मुरादाबाद मंडल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के 5 बार सदस्य चुने गए थे। 2014 में वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नासिर खान को हराकर रामपुर लोकसभा सीट से संसद सदस्य बने थे। बढ़ते हैं अपनी छठवीं खबर की तरफ, जो कि है वोडाफोन ने वैन बॉक्स मेकर को नया अध्यक्ष चुना। नवंबर 2020 से अध्यक्ष के रूप में जेरार्ड क्लेस्टरली का स्थान लेने के लिए वोडाफोन ने जीन फ्रांकोइस वैन बॉक्स मेकर की भर्ती की। यह शराब बनाने वाले हेनेकेन में वर्तमान CEO हैं। वह 28 जुलाई 2020 को एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल होंगे। वह 2005 से हेनकेन के CEO हैं। वह जून 2020 में एशिया प्रशांत प्रमुख डॉल्फ वैन डेन ब्रिंक को कार्यभार सौंपेंगे। बढ़ते हैं अपनी 7वीं खबर की तरफ, जो कि है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। श्रम सिद्धि अभियान के तहत जॉब कार्ड न होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को भी अब कार्य प्रदान किया जाएगा। अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा
और कुशल मजदूरों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मुहैया कराया जाना है। बढ़ते हैं अपनी 8वीं खबर की तरफ, जो कि है प्रकाश जावड़ेकर ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने NBA UNDP भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत के पास दुनिया की कुल भूमि का 2.5% और 16% मानव और पशु आबादी भी है। तब भी देश ने अभी भी दुनिया की जैव विविधता का लगभग 8% संरक्षित कर रखा हुआ है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने UNEP लुप्तप्राय प्रजाति अभियान का भी शुरुआत किया है, जिसके तहत उन्होंने उभयचरों की 20 से अधिक प्रजातियों को लुप्तप्राय की श्रेणी में शामिल करवाया। बढ़ते हैं अपनी 9वीं खबर की तरफ, जो कि है संगीता ढींगरा DSDRC की अध्यक्ष चुनी गई। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सहगल, जो कि जून 2020 में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने वाली हैं, को जल्द ही अपना नया पद संभालने की घोषणा कर दी गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी उनकी रिटायरमेंट की आयु 62 इयर्स यानी 62 वर्ष की होती है। बढ़ते हैं अपनी 10वीं खबर की तरफ। खेलो इंडिया के 2749 एथलीटों को 30,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने 2749 खेलो इंडिया एथलीटों के खातों में जेब भत्ते के रूप में 30,000 रुपए जमा किए। ये कुल राशि लगभग 2.25 करोड़ रुपए की आकी गई। धनराशि एथलीटों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई है। मई 2020 के अंत तक शेष 144 एथलीटों को धनराशि दी जाएगी, जिससे कुल 2,893 एथलीटों को जेब भत्ता प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी 11वीं खबर की तरफ। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड-19 के रोगियों के परीक्षण के लिए विकसित किया गया एक टीका। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित एक टीके को अब पुणे के नायडू अस्पताल में आयुर्वेदिक सूत्र के साथ कोविड-19 रोगियों पर परीक्षण के लिए किया जाएगा। इसे अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कोडजेनिक्स की मदद से विकसित किया गया है। सीरम पुनः संयोजक BCG वैक्सीन के चरण 3 का परीक्षण कर रहा है। यह सीरम कोरोना वायरस सकारात्मक रोगियों की देखभाल के लिए नायडू अस्पताल पुणे में चिन्हित पहली सुविधा के रूप में जाना जाएगा। बढ़ते हैं अपनी 12वीं खबर की तरफ, जो कि है 3 बार के ओलंपिक चैंपियन बलबीर सिंह दोसांझ का निधन। 3 बार के ओलंपिक चैंपियन और सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक बलबीर सिंह दोसांझ का मई 2020 में निधन हो गया। उन्हें बलबीर सिंह सीनियर के रूप में जाना जाता था। 1948 से 1956 तक ओलंपिक में भारतीय पक्ष के एक प्रमुख सदस्य के रूप में खेला करते थे। बलबीर सिंह कप्तान के रूप में भी जाने जाते थे, जिन्हें अब तक के सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड्स की ख्याति प्राप्त थी। चलते हैं अपनी 13वीं खबर की तरफ, जो कि है मोहित गुप्ता जोमेटो के सह संस्थापक यानी CEO के रूप में प्रमोट किए गए। जोमेटो ने अपने खाद्य वितरण व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित गुप्ता को सह संस्थापक बनाकर उन्हें प्रमोशन प्रदान किया। वह पहले अपने खाद्य वितरण व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे थे। गुप्ता जोमेटो के अन्य संस्थापक गौरव गुप्ता और गुंजन पटीदार के साथ शामिल हो गए हैं। उनकी कार्यकारी क्षमताओं में गौरव गुप्ता मुख्य परिचालन अधिकारी COO और पटीदार मुख्य प्रौद्योगिक अधिकारी CTO के रूप में हैं। बढ़ते हैं अपनी 14वीं खबर की तरफ, जो कि है भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया। भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधारों की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, ताकि अनुमोदन प्रक्रियाओं को तेजी से ट्रैक किया जा सके। पैनल का उद्देश्य उन उपायों को पहचानना और संस्थागत बनाना है जिनसे समिति वर्तमान दवा नियामक प्रणाली का अध्ययन किया जा सकेगा और इसमें सुधारों की सिफारिश को प्रस्तुत किया जाना है। विश्व प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड की नई पुस्तक का विमोचन।
रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन पर स्पीकिंग टाइगर ने अपनी नई ई पुस्तक विमोचित की है, जो नावों, ट्रेनों और विमानों पर उनके कारनामों के बारे में लिखी गई है। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स में बॉन्ड ने अपने बचपन के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन किया है। इसमें सम्राट हल्दर के चित्र हैं और इसे स्पीकिंग टाइगर के बच्चों के लिए शाखा टॉकिंग कप द्वारा प्रकाशित किया गया है। बढ़ते हैं अपनी 15वीं खबर की ओर, जो कि है जापान ने लॉन्च किया नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। जापानी उपग्रहों को खतरे से बचाने के लिए जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ASDF के हिस्से स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई की शुरुआत की है। यह पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस इकाई है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो के फुचू में स्थित होगी। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन ने 20 सदस्यों के साथ शुरुआत की है। बढ़ते हैं अपनी 17वीं खबर की तरफ, जो कि राष्ट्रमंडल दिवस से संबंधित है। राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्मतिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। इस दिवस को पहले 1916 के बाद महारानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में एम्पायर डे के रूप में भी नामित किया गया था। बढ़ते हैं अपनी 18वीं खबर की तरफ। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी नाओमी। जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। उन्होंने पिछले 12 महीनों में 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 34.3 मिलियन यूरो कमाई का रिकॉर्ड बनाया है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ने पिछले वर्ष में अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को पुरस्कार राशि और एंडोर्समेंट आय में 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से पीछे छोड़ दिया था। बढ़ते हैं अपनी 19वीं खबर की तरफ, जो कि है लोकसभा ने पारित किया खनिज कानून संशोधन विधेयक। लोकसभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विमर्श और पारित करने के लिए स्थानांतरित किया था। विधेयक खान और खनिज यानी विकास और विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधित करना चाहता है। बढ़ते हैं अपनी 20वीं खबर की तरफ, जो कि है TS तिरुमूर्ति नए संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए। TS तिरुमूर्ति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1985 बैच के IFS अधिकारी तिरुमूर्ति राजदूत सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए और हैदराबाद लौट आए। त्रिमूर्ति ने पहले नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में कार्य किया है। बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ, जो कि है भारत PPE कवरऑल्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। भारत 2 महीने की कम अवधि के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE बॉडी कवरऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए चीन PPE बॉडी कवरऑल्स का दुनिया का अग्रणी निर्माता है। कपड़ा समिति मुंबई अब हेल्थ केयर श्रमिक के लिए आवश्यक PPE बॉडी कवरऑल्स का परीक्षण प्रमाणन करेगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें, जिनके आधार पर आने वाले परीक्षाओं में आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। आप सभी का सपोर्ट हमें बराबर मिलता आया है। आपसे अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति, जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें